हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये हमारा एसएससी जीडी 2025 का जीएस का पेपर 5वां है। इससे पहले मैंने 4 पेपर और कराए हैं। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका 5वां है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तो व्हाट इज द फर्स्ट एज इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड? जो पहला प्रथम युग को क्या कहा जाता? जो प्रागैतिहासिक काल का प्रथम युग को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पैलियोलिथिक एज। तो इसको क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज की हम बात करें, पैलियोलिथिक एज अगर हम इसकी बात करें तो ये डिवाइड है, मतलब 3 पीरियड हैं इसके, लोअर, मिडिल और अपर। तो लोअर एज, और ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा है मिडिल एज है, मिडिल एज, और ये तीसरा है आपका अपर। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था, लोअर, मिडिल और अपर एज। अब जैसे जो पैलियोलिथिक एज था ये आपका मतलब सबसे ओल्डेस्ट था, ओल्डेस्ट एज कह सकते हैं, या ओल्डेस्ट स्टोन एज था ये, ओल्डेस्ट स्टोन एज। लगभग ये 2.5 मिलियन साल पहले, ईयर एगो था, मिलियंस ईयर एगो। अब हम बात करते हैं, तो जैसे आपके ये पीरियड थे, ये पैलियोलिथिक हो गया, आपका नियोलिथिक था, कैलकोलिथिक था। तो जैसे अब हम बात करें नियोलिथिक एज की, तो नियोलिथिक एज, ये आपका मतलब प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि नियोलिथिक एज कब कब था? तो ये 7000 बीसीई में था, बीसीई। तो मतलब इस तरह से पूछा, या आपसे जो नियोलिथिक है इसकी साइट पूछ ले कि इसकी जो नियोलिथिक की साइट कौन सी है, तो वो है आपकी मेहरगढ़। मेहरगढ़। तो ये वाला जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है कि जो नियोलिथिक की साइट कौन सी है, मेहरगढ़। और इसमें जो अवशेष थे, जैसे मतलब यहाँ जो था, जो पैलियोलिथिक एज था आपका, इसमें जो स्टोन टूल्स थे उनका यूज होता था। और जो आपके ये नियोलिथिक जो साइट थी, इसमें आपका एग्रीकल्चर बेस्ड था, एग्रीकल्चर बेस्ड। और जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे, डोमेस्टिफिकेशन था इसमें, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब हम बात करते हैं, जैसे ये आपका पैलियो हो गया, नियो हो गया, और एक आपका कैलकोलिथिक था, कैलकोलिथिक एज। ये आपका मतलब 1800 बीसी से लेकर 800 बीसी तक था, 1800 बीसी से लेकर 800 बीसी तक था। इसमें आपकी जो प्रिंटेड पोट्री थी वो मिली थी, प्रिंटेड पॉटरी, ये आपकी कैलकोलिथिक पीरियड में थी। तो देखिए 3 पीरियड हो गए, पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज और कैलकोलिथिक। तो ये इसमें जो मतलब ये सबसे प्रथम युग था जो पैलियोलिथिक था, इसमें स्टोन टूल्स थे, लोअर, मिडिल और अपर एज था इसमें, ओल्डेस्ट, या हम इसको जो ये है इसको स्टोन एज के भी नाम से जानते हैं, ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं इसको। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न था। तो ये अब है आपका दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द डेट इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड? जो इंटरनेशनल माउंटेन डे है ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ये 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे, IMD।
अब देखिए, ये इंटरनेशनल माउंटेन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है, और आपका 11 नवंबर जो 14 नवंबर है, इसको आपका वो चाचा नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, JL नेहरू जी का जन्म है, उसको बाल दिवस के रूप में या चिल्ड्रंस डे के रूप में, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है ये इंडिया में। और 2 अक्टूबर को आपको पता है कि गांधी जी की जयंती है। गांधी जी और जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी इस दिन मतलब जन्म डेट है। तो ये 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। और जो 12 जनवरी है, 12 जनवरी को यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का मतलब जन्म है, उस दिन को यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है आपका तीसरा प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्लाइट फॉर द पिजन। फ्लाइट फॉर द पिजन, इसके लेखक कौन है? तो जो इसके लेखक हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। अगर देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक हैं। रिवीजन करें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें। और अगर वाकई अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करके जाएं। कंटिन्यू, ये हमारी वीडियो कंटिन्यू रहेगी और डेली 8 बजे, सुबह के 8 बजे डेली आती है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्लाइट ऑफ द पिजन, तो ये रस्किन बॉन्ड जी ने लिखी है। अब शोभा दुबे जी हैं, तो इनकी जो बुक है वो है आपकी स्पीड पोस्ट है। इनकी बुक है स्पीड पोस्ट है, और आपकी सेकंड थॉट्स है। तो ये इनकी बुक है। अब गीता परमल जी हैं, तो इनकी मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस महाराज है, और बिजनेस लीजेंड है, बिजनेस लीजेंड है। और जो सुधा मूर्ति हैं, तो ये मतलब कई बार फेमस भी रही हैं इन्होंने। तो इनकी जो बुक है डॉलर बहू है, डॉलर बहू। और जो एक वाइज एंड अदरवाइज, ये इनकी बुक है। वाइज एंड अदरवाइज, बिजनेस महाराज, बिजनेस लीजेंड, ये आपकी गीता परमल की हैं। और जो फ्लाइट ऑफ पिजन है, ये आपकी रस्किन बॉन्ड जी की हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है रन एंड टच गेम ऑफ खो खो। तो जो खो खो खेल है ये भारतीय में किस राज्य में शुरू हुआ, मतलब ओरिजिनेटेड स्टेट कौन सा है, भारत के मतलब किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो ये जो खो खो है ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेटेड हुआ। ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ? महाराष्ट्र से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है। तो यहाँ एक इमेज आप देख रहे हैं। तो पहले प्रश्न देखते हैं, जो लिविंग रूट ब्रिज है भारत के किस राज्य में मतलब देखा जाने वाली दुर्लभ परिस्थिति की घटना है? तो ये लिविंग रूट का मतलब है कि ये इसमें कोई कंक्रीट का यूज नहीं किया गया है, और मतलब जैसे किसी प्लास्टिक का या किसी स्टील का यूज नहीं किया गया है। ये ओनली मतलब जो पेड़ हैं, पेड़ों की सहायता से ये ब्रिज बनाया गया है। ये जैसे आप देख रहे हैं ये रिवर है, और ये जो है ये पेड़ों की सहायता से ये ब्रिज है, ऊपर भी है और नीचे भी है। और ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में ये 2022 में लिस्टेड किया गया था यूनेस्को में।
तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये मतलब क्वेश्चन रखा था कि जो लिविंग रूट है, तो ये आप इमेज देख सकते हैं कि इससे हो सकता है कि आप ना भूलें। तो ये प्रश्न था कि ये किस राज्य में है, तो ये आपका मेघालय में है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मेघालय में है लिविंग रूट। तो इसको देखिए प्रश्न एक ये भी बन सकता है कि जो लिविंग रूट है इसको मतलब टेंटेटिव लिस्ट में, यूनेस्को द्वारा टेंटेटिव लिस्ट में कब आया, तो किस ईयर आया, तो 2022 में इसको टेंटेटिव लिस्ट में था ये। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका वो है छठा है, जो एग में यॉक होता है, जैसे आपका ये अंडा है, ये यॉक रहता है जो पीला पीला रहता है, मोर देन 90% विच ऑफ द गिवन विटामिन। तो इसमें जो 90% क्या रहता है, तो ये है आपका प्रश्न। तो जो विटामिन B12 है एग के यॉक में जो रहता है, B12 यॉक में आपका B12 रहता है, एग के यॉक में B12। तो जो विटामिन C है ये स्कर्वी होता है, स्कर्वी, या इसको मतलब जो रोग होता है स्कर्वी है, और इसमें एस कार्बोनिक एसिड भी होता है। जो विटामिन सी में एस कार्बोनिक एसिड, विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनता है। अगर आप जैसे आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो ब्लड नहीं रुकता है, तो कंटिन्यू आपका ब्लड, जैसे कुछ लोगों की नाक अपने आप बहने लग जाती है, तो ये विटामिन के की कमी से भी हो सकता है या कुछ और भी हो, लेकिन ये है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो विटामिन के है। और विटामिन ए की बात करें तो ये रेटिनॉल होता है। इसमें ये आंखों से मतलब आईज से रिलेटेड है। तो आई के लिए जैसे आपको आंवला है, गाजर है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेटिनॉल बोलते हैं इसको, विटामिन ए को। तो और देखिए इसमें जो विटामिन हैं ये नॉन कैलोरीज होती हैं, और 1911 में फंक द्वारा विटामिन की डिस्कवरी की गई, विटामिन की खोज की गई 1911 में। अब देखिए इसमें दो तरह की विटामिन रहती हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल हैं वो आपकी बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी आपकी क्या है, वाटर सॉल्युबल, और ए और डी, ई और के ये आपकी क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो ये भी आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है तो वो कौन सी है, ए डी ई के, और जो वाटर सॉल्युबल है वो है आपकी बी एंड सी। तो आप जैसे आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो विटामिन के है ये आपकी वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल, तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मतलब घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये आपका सातवां प्रश्न है। तो सातवां प्रश्न है, शी सॉ इज द एग्जाम्पल ऑफ विच कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स। जो झूला भौतिकी है ये किस अवधारणा का एक उदाहरण है, तो जो फोर्स का ये उदाहरण है। जैसे हमने ये जैसे आपका ये झूला है तो ये पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, तो यहाँ मान लो फोर्स F लगेगा, तो इधर से यहाँ F12 है तो इधर से भी जैसे आपका फोर्स 2-1, तो ये झूला पद्धति इसी पर वर्क करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फोर्स। अब जैसे जो फोर्स की SI यूनिट है वो आपकी न्यूटन है। और जो जैसे करंट है, करंट की एम्पियर है, आपकी SI यूनिट एम्पियर है। टाइम की सेकंड है और टेम्परेचर की केल्विन है। तो ये SI यूनिट भी आपसे पूछ ली जाती हैं, SI यूनिट। तो सिंपल है, आप याद रखें। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सातवां प्रश्न है। तो while trying to promote the growth by the tax cut as a physical
पॉलिसी, विच टाइप ऑफ द पॉलिसी इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू फॉलो। तो जो राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते समय सरकार किस प्रकार की नीति का पालन करने की कोशिश कर रही है। तो जैसे मतलब राजकोष के फिजिकल पॉलिसी होती है, उसमें जब सरकार कम करती है, कटौती करती है, तो उस किस चीज में कटौती करें, तो ये एक्सपेंशनरी में कटौती करती है, मतलब इसको कट करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, एक्सपेंसरी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है आपका 9वां प्रश्न है उर्स फेस्टिवल। देखिए यहाँ आपका एक पॉइंट ये मिला, उर्स फेस्टिवल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो उर्स फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है। उर्स फेस्टिवल इज अजमेर कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच सूफी संत। तो यहाँ सूफी संत की बात हुई है, तो ये भी है कि जो उर्स फेस्टिवल है, तो अजमेर की बात हो रही है तो राजस्थान। तो एक पॉइंट ये मिल गया आपको, जो उर्स फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका राजस्थान में मनाया जाता है। अब पूछा है कि मतलब कौन से सूफी संत की डेथ एनिवर्सरी के दिन ये फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये इनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो इनकी मृत्यु के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं जो ख्वाजा मोइनुद्दीन मतलब चिश्ती थे, अभी ये भी हाईलाइट रहा था, कुछ रीजन था इसका। तो जो ये एक पर्शियन सूफी संत थे, पर्शियन थे, और इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था, गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था। और ये इंडिया में केम टू द इंडिया इन 13th सेंचुरी। तो ये 13वीं सदी में इंडिया में आए थे, इन इंडिया, तो 13वीं सदी में आए थे। तो देखिए ये है कि मेन ये है कि इनको किस नाम से, गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि मान लो जो उर्स फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है, और जो या ऐसे पूछ सकता है कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ये किस सेंचुरी में इंडिया आए थे, या इनको किस नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, मतलब घुमा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये आपका 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न है। ये 10वां प्रश्न यहाँ पीछे रह गया था। तो ये 10वां प्रश्न आपका ये है, जो कुणबी डांस है ये मोस्ट पॉपुलर डांस एसोसिएटेड विच इंडियन स्टेट। जो कुणबी डांस है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो जो कुणबी डांस जो है आपका, ये आपका गोवा में मनाया जाता है, गोवा में। तो कहाँ मनाया जाता है, कुणबी जो डांस है गोवा में। तो गोवा में और भी हैं, जैसे शिगमा है आपका, और मोदनी है और आपका कुणबी, ये कहाँ मनाए जाते हैं, ये आपके गोवा में। अब हम जैसे मिजोरम की बात करें, तो मिजोरम में आपका चायलम और परलाम, ये फेस्टिवल जो हैं आपके, जो डांस हैं ये चायलम डांस और परलाम डांस, ये कहाँ मनाए जाते हैं, मिजोरम। और जो सिक्किम है, सिक्किम में आपके मतलब चौ है, चौफाट है, ये चौफाट है, और आपका सिंघी चाम है, मरूनी है, सिंघी चाम है और मरूनी है, ये आपके कहाँ मनाए जाते हैं, ये आपके सिक्किम में मनाए जाते हैं। अब जो जम्मू एंड कश्मीर में है आपके रौफ है, दामली है, ये आपके कहाँ मनाए जाते हैं, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में। और जो कुणबी डांस है ये आपका कहाँ मनाया जाता है, गोवा में। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है ये 11वां प्रश्न है। Who was the legendary co-founder and retired chairman of Indian tech giant Infosys। जो Infosys है उसके co-founder भी हैं
तो सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे? ये को फाउंडर भी हैं और इनको मतलब चेयरमैन से अब हटा दिए, मतलब नए आए हैं, तो वो कौन थे? तो वो थे एन नारायण मूर्ति। तो जो सुधा मूर्ति हैं, इन्हीं की पत्नी थी, इनकी जिन्होंने बुक लिखी थी। इनकी जो सुधा मूर्ति हैं, इनकी वाइफ हैं डॉलर बहू। जो बुक लिखी है उन्होंने ही लिखी है, डॉलर बहू। तो अब हम बात करें एन नारायण मूर्ति जी की, तो जो इन्फोसिस की स्थापना थी, ये को फाउंडर थे इन्फोसिस के। तो 1981 में इन्फोसिस की स्थापना हुई और ये जो एन नारायण मूर्ति हैं 30 वर्षों तक उसके चेयरमैन रहे थे। 30 वर्ष तक मेन ये है कि चेयरमैन रहे, 30 वर्ष तक ये इन्फोसिस के क्या रहे? चेयरमैन। तो ये है, इसीलिए ये है, देखिए, रिटायर्ड चेयरमैन इंडियन टेक जेंट इन्फोसिस। तो मेन तो ये है कि 30 वर्षों तक चेयरमैन रहना मामूली बात नहीं है। और आगे हम बढ़ते हैं, तो ये 12वां प्रश्न है। तो 12वां, what do we call the stock of the food grains purchased by the government of India from farmer through the Food Corporation of India? जो भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किसानों से खरीदे गए खाद्यान्नों के भंडार को हम क्या कहते हैं? जो मतलब ये है कि FCI खरीदता है इसको, और इसको क्या मतलब क्या कहते हैं? तो इसको बफर स्टॉक कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बफर स्टॉक। अब जैसे आपसे पूछ ले कि FCI की फुल फॉर्म क्या है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये मतलब किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में स्थापना इसकी 1997 में हुई। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो ये 13वां प्रश्न है। इन विच ईयर डिड द फ्रेंच ट्रेवलर फ्रांकोइस बर्नियर अराइव इन इंडिया? तो जो फ्रैंकोइस बर्नियर था, ये भारत किस वर्ष आया? तो ये 1658 में भारत आया था। और मतलब ये लगभग 12 साल तक इंडिया में ही रुके थे। 12 ईयर इन स्टे इन इंडिया। तो लगभग 12 साल तक ये इंडिया में रुके। और ये भी है कि ये सबसे पहले कहाँ पहुंचे? तो सूरत गुजरात में है। तो ये गुजरात में सबसे पहले पहुंचे। और इन्होंने मतलब क्या मेन वर्क ये था कि इन्होंने जो वर्क था, ये एज ए फिजिशियन रहे थे। दारा सिकोहा के फिजिशियन रहे थे, फिजिशियन। तो ये भी है। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो अगला जो प्रश्न है हमारा, वो 14वां प्रश्न है। व्हाट इज द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील विद? तो जो 103वां कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? मेन ये है। तो ये EWS इकोनॉमिक रिजर्वेशन से संबंधित है। EWS से संबंधित है। डायरेक्टली ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि EWS से कौन सा मतलब संवैधानिक संशोधन संबंधित है, या जो 103वां संवैधानिक संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो ये इकोनॉमिक से संबंधित है।
और देखिए ये जो हैं ये आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं FR हैं, तो ये इसमें आते हैं 12 से लेकर आर्टिकल, फंडामेंटल जो राइट हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 में आते हैं। और इसमें भी मतलब जो फंडामेंटल राइट हैं ये हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि जो फंडामेंटल राइट हैं ये कहाँ से लिए गए, तो USA से ये लिए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट हैं ये USA से लिए गए हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका 15वां प्रश्न है, इन विच ईयर डिड अकबर एम्पायर अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाजा। तो अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? तो 1775 में जो बुलंद दरवाजा था ये 1775 में बनवाया गया। इसको देखिए, और देखिए ये है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। और ये कहां पर सिचुएटेड है? पूछ सकता है कि आपको ये सिचुएटेड कहां पर है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की बात हुई है तो थोड़ा आगे भी हम जानेंगे यहाँ फतेहपुर सीकरी। और ये आपसे जैसे गुजरात के शासक थे उनको हराया था विक्ट्री ओवर दी गुजरात, तब ये गेट बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। इसको मतलब लॉफ्टी गेट के नाम से भी जाना जाता है, लॉफ्टी गेट या विक्ट्री गेट के नाम से भी जाना जाता है ये विक्ट्री गेट। तो विक्ट्री गेट या लॉफ्टी गेट के नाम से भी जाना जाता है। विक्ट्री ओवर द गुजरात अकबर ने बनवाया 1575 में और सिचुएटेड है फतेहपुर सीकरी। अब जैसे फतेहपुर सीकरी की बात हो रही है तो यहाँ हम बात करें तो इसकी स्थापना किसने की? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। और देखिए मेन ये है कि जो फतेहपुर सीकरी में आपका पंचमहल है, इबादत खाना है, जो पंचमहल है, इबादत खाना है और हीरान मीनार है ये आपकी। और देखिए ये है कि जो जैसे आपसे प्रश्न पूछ ले कि जो फतेहपुर सीकरी है ये किस स्टोन से बना है, तो ये जो रेड सैंड स्टोन है, रेड लाल पत्थर है, सैंड स्टोन है, उससे ये मतलब जो बुलंद दरवाजा है उससे बना हुआ है। और जो संत थे शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, तो यहाँ मतलब शेख सलीम चिश्ती जो संत थे वो हैं। और देखिए लगभग ये आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और बुलंद दरवाजा है यहाँ पर, बुलंद मेन ये है बुलंद दरवाजा। और ये आपसे मतलब वर्ल्ड का कह सकते हैं कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा दरवाजा है वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट गेट, तो ये भी है आपका। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका वो है 16वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोप। तो जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी वोल्गा। तो ये रसिया में है और ये आपकी मतलब कहाँ गिरती है? मतलब सेंट्रल रसिया से लेकर सदर्न रसिया तक जाती है ये, सेंट्रल रसिया से लेकर और साउथ टू सदर्न रसिया तक। लगभग इसकी जो लंबाई है 3531 किलोमीटर की है। अपनी जो गंगा नदी की लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। तो इसकी जो लंबाई है 3531 किलोमीटर की है। और ये मतलब कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी में जाके गिरती है, सी बोलते हैं। तो
आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है ये आपका 17वां प्रश्न है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे भीमराव रामजी अंबेडकर। तो ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, या मतलब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है इनको, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मॉडर्न मनु के नाम से भी जानते हैं। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन भी थे, कमेटी जो थी चेयरमैन भी थे, चेयरमैन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें टोटल मेंबर 7 थे, तो ये चेयरमैन थे। तो आगे हम बढ़ते हैं। और डिप्रेस्ड क्लास की इन्होंने स्थापना की थी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है 18वां प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द एनर्जी। जो फोटोसिंथेसिस है वो मतलब ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये फिजिकल मतलब फिजिकल ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो आगे हम बात करते हैं, ये 19वां प्रश्न है। देखिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा मतलब लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अभी 2 प्रश्न बाकी हैं और यहाँ आप अभी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है ये 19वां है, द मेजर गैप इन द वेस्टर्न घाट इज एट। तो जो पश्चिमी घाट में प्रमुख अंतराल है वो क्या है? पाल घाट। तो उसको क्या बोलते हैं? पाल घाट। अब जैसे ये है, ये आपका मतलब हमारा इंडिया है, तो इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, और इधर है आपका अरेबियन सी, अरेबियन सी। तो ये जो है ये आपके क्या है? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट हैं। और ये आपके क्या हैं? ये थोड़ा हम यहाँ पेन का कलर चेंज करते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। अब यहाँ आपकी बात करें तो ये जो पोर्शन है आपका यहाँ, इसको बोलते हैं थाल घाट, थाल घाट। और थोड़ा इससे यहाँ नीचे आएंगे, इसको बोलते हैं भोर घाट, भोर घाट। और यहाँ हम नीचे आएंगे तो इसको बोलते हैं पाल घाट, पाल घाट। ये आपका पाल घाट। तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो पाल घाट है ये कहाँ है? केरला में, केरला में, केरला में। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानेंगे जो पाल घाट के बारे में थोड़ा जानते हैं यहाँ। तो जो पाल घाट है, थोड़ा यहाँ भी हम इंक कलर चेंज करें। तो जो पाल घाट है आपका, ये बिगेस्ट पास इन द केरला है, मतलब सबसे बड़ा पास है केरला में, बिगेस्ट पास इन केरला, केरला का सबसे बड़ा पास है ये। अब देखिए यहाँ पर जो पाल घाट है, तो मतलब पहले की बात हो रही है। जो कंप्यूटराइज्ड कलेक्ट्रेट है इंडिया का, मतलब फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड कलेक्ट्रेट ऑफ इंडिया, वो कहाँ है आपका? पाल घाट में। फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड कलेक्ट्रेट ऑफ इंडिया कहाँ है? ये आपका मेन पॉइंट है, कंप्यूटराइज्ड कलेक्ट्रेट। और पहला तो यहाँ आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, तो ये पहला पॉइंट हो गया। और देखिए दूसरा है आपका, ये मतलब फुली इलेक्ट्रिफाइड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, मतलब फुली पहला भी है। ये सारी चीज पहली चली, फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो यहाँ मतलब
सारे डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब पहला है ये। और आपका ये टोटली पहला टोटली बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट भी है, टोटली बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो और देखिए जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो पालघाट में ही है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी कहाँ है आपका, पालघाट में। और जो पालखड़ फोर्ट है, एक पालखड़ फोर्ट है, ये भी कहाँ है आपका, ये यही है पालघाट में। और किसने बनवाया था, हैदर अली ने। तो ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि पहला कंप्यूटराइज्ड डिस्ट्रिक्ट या पहला कंप्यूटराइज्ड जो कलेक्ट्रेट है वो किस में है, मतलब किस राज्य में या कहाँ है, पालघाट में। और जो फुली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया कौन सा है, पालघाट है। टोटली बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, पालघाट में। साइलेंट वैली है आपका, पालखड़ फोर्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है ये, अब लास्ट प्रश्न है, तो 20वां है ये, जो घूमरा है। तो जो घूमरा डांस है, तो 20 लास्ट प्रश्न। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं, दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो प्रश्न है जो घूमरा डांस है ये किस स्टेट का है। तो जो घूमरा डांस है आपका ये आपका उड़ीसा का है। तो उड़ीसा के मतलब बहुत सारे हैं, जैसे आपका ओडिसी है, ओडिसी डांस है, और आपका घूमरा है, चहू है, घूमरा है और चहू है। चहू ये आपका मतलब वेस्ट बंगाल में भी आता है और छत्तीसगढ़ में भी आता है। तो यहाँ ये है, ये मतलब तीनों स्टेटों में मनाया जाता है चहू जो है। और आपका पंजाब में भांगड़ा है, गिद्धा है, भांगड़ा और गिद्धा। तो ये आपके कहाँ के हैं, ये आपके पंजाब के हैं। और जो तमिलनाडु है आपका, तमिलनाडु में आपका भरतनाट्यम है, ये आपके कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। और कूनी है, तमिलनाडु का कूनी है। और आपका कोल अट्टम है, और कावेरी है। और जो केरला है आपका केरला में आपका कथकली है, और मोहिनी अट्टम है, ये आपके कहाँ के, केरला के। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। तो लाइक जरूर करके जाएं।